हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 है हमारा प्रोबेबिलिटी, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले हम करने वाले हैं और आप ध्यान से समझना। जैसे फर्स्ट है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन the probability of occurrence of E when F has already occurred। यानी हमारे पास कोई सैम्पल स्पेस है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया रैंडम और उसके हमारे पास टू इवेंट्स गिवन है E एंड F। तो हमें E इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओकरेंस ऑफ E जब हमारे पास F इवेंट पहले से हो चुकी है, when F has already occurred। और एफ जो हमारे पास इवेंट हुई है वो क्या होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए। तो हम इसको फॉर्मूले मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिखेंगे फॉर्मूला बना के, पी ऑफ ई बाई एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। ये इवेंट हमारे पास पहले से हो चुकी है, तो इसको हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। यानी हमें क्या करना है, उन दोनों इवेंट्स की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ। अब जैसा कि हमें गिवन है कि एफ की प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट है इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला है हमारा कि जो हमारी ई बाई एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। एंड एज वी ऑल नो कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है। तो सिमिलरली दिस वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी विल ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारे पास पी ऑफ एफ बाई एफ विल बी इक्वल टू 1। जैसे कि एफ बाई एफ अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे तो हम लिखेंगे पी ऑफ एफ बाई एफ, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट्स लिखी हुई है उनका हम ऊपर इंटरसेक्शन करते हैं। तो पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ, किसी भी इवेंट का खुद के साथ जो इंटरसेक्शन है वो क्या होती है, वही इवेंट हमारी आ जाती है। यानी एफ इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, एफ ही आएगा। यानी यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे हम, पी ऑफ एफ और नीचे भी पी ऑफ एफ। तो हमारी ये प्रोबेबिलिटी फिर कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यू आएगी 1। इसलिए पी ऑफ एफ बाई एफ की वैल्यू हमारी होती है 1। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, पी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाई एफ। जैसा कि हमें पता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पहले से आता है कि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट यहाँ पे हमें सभी के साथ क्या लगा देना है, ऑब्लिक एफ भी लगा देना है। पी ऑफ ए बाई एफ प्लस पी ऑफ बी बाई एफ माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट इवेंट्स। डिसजॉइंट है यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी उनके इंटरसेक्शन क्या हो, ज़ीरो हो। और अगर ए और बी की इंटरसेक्शन ज़ीरो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन अगर 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 0 आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। यानी ऊपर वाले फॉर्मूले थर्ड पॉइंट में हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इस टर्म को हम स्किप कर सकते हैं अगर हम ये वाला फॉर्मूला इस टाइप से लिख रहे हैं कि ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट इवेंट है जिनका इंटरसेक्शन 5 है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ को हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए बाई एफ प्लस पी ऑफ बी बाई एफ, और ये टर्म हमारी 0 हो गई, इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, पी ऑफ ई बार बाय एफ। तो हमें पता है कि पी ऑफ ई बार क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ई। तो यहाँ पे ऑब्लिक एफ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी ऑफ ई बार बाय एफ का फॉर्मूला हमारा होता है 1 माइनस पी ऑफ ई बाय एफ। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे आ जाते हैं। देखो
अगर हमारा कोई भी सैम्पल स्पेस है और उससे रिलेटेड हम टू इवेंट्स कंसिडर कर लेते हैं ई एंड एफ, let E and F are two events associated with a sample space, then we can say that probability of E intersection F will be equal to P of E into P of F by E। अब देखो जब हमने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था तो P of E by F को हम क्या लिखते हैं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, यानी ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे हमारे पास वो वाली इवेंट आती है जो हमने यहाँ स्लैश के बाद लिखी हुई है, यानी अगर E बाई एफ लेते हैं तो नीचे F इवेंट आती है, अगर हम F बाई E लेंगे तो यहाँ पे नीचे इवेंट कौन सी आएगी, P ऑफ E। जो इवेंट पहले हो चुकी है वही इवेंट हम नीचे लिखते हैं, उसी की प्रोबेबिलिटी, यानी कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला हम ऐसे कह सकते हैं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F विल बी, ये जो हमारे पास टर्म यहाँ पे डिवाइड है प्रोबेबिलिटी वाली उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अगर हम P ऑफ F मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ हमें P ऑफ E बाय F लिखना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे गिवन है, देखो P ऑफ E इंटरसेक्शन F विल बी इक्वल टू P ऑफ F इंटू P ऑफ F E बाय F, यानी F ही नीचे आया। अगर हम यहाँ पे P ऑफ E मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा P ऑफ F बाय E, जो इवेंट हमारी पहले हो चुकी है, दैट विच इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड विल बी मल्टीप्लाइड, वही हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा फॉर्मूला आएगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F का। और यहाँ पे P ऑफ E नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमने नीचे मल्टीप्लाई करी थी टर्म, वही उसी की तो प्रोबेबिलिटी हम नॉन जीरो ले रहे थे ना। ये हमारे पास क्या थी, नेसेसरी कंडीशन थी, ये जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए था। तो जब हमने PF मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे P ऑफ E इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए, तो P ऑफ F ही तो नॉन जीरो होना चाहिए ना। तो वही इसमें हमारा यहाँ शो किया गया है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या आएगा, P ऑफ F इंटू P ऑफ E बाई F। तो हम P ऑफ F की प्रोबेबिलिटी हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, और सिमिलरली ऊपर वाले में P ऑफ E की प्रोबेबिलिटी शुड बी नॉन जीरो। सेकेंड पॉइंट है इसमें, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के केस में यहाँ पे हमने टू इवेंट्स के लिए पढ़ी, अगर हमारे पास थ्री इवेंट्स हो E, F एंड G, अगर हमारे सैम्पल स्पेस से रिलेटेड थ्री इवेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं उनकी जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड फॉर्मूला है वो होगा P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G विल बी इक्वल टू P ऑफ E। देखो इसमें जब हमारे पास टू इवेंट्स थी तो हम क्या करते हैं, एक इवेंट की सबसे पहले एक इवेंट को कंसिडर करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ ही गई, यानी ये इवेंट हमारी हो चुकी है ऑकर्ड, नीचे वाली इवेंट क्या होती है, ऑलरेडी ऑकर्ड, है ना। तो ये इवेंट हमारी हो चुकी है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी व्हेन E हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास तीन इवेंट्स के केस में भी ऐसे ही लिखेंगे हम। देखो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट फॉर्मूला नहीं है, पहले हम एक इवेंट कंसिडर कर लेते हैं तो हम लिखेंगे इसके फॉर्मूले में P ऑफ E इंटू, अब E इवेंट हमारी हो चुकी है तो हम सेकंड पे जाएंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। फिर हम थर्ड इवेंट पे जाएंगे, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ G और व्हेन E एंड F हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। थर्ड पे जाएंगे तो ये दोनों पहले हो चुकी है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन E इंटरसेक्शन F, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन E एंड F हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का फॉर्मूला हमारा कैसे आता है, देखो हम सभी ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया। इस केस में हमारे जो इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट है, यानी एक इवेंट के ऑकरेंस का इफेक्ट दूसरी इवेंट पर पड़ रहा है। देखो P ऑफ E इंटरसेक्शन F में हमने यहाँ P ऑफ E लिख दिया, यानी ये इवेंट हमारी पहले हो चुकी है। फिर हम लिखेंगे P ऑफ F और इसका इस पे किसका इफेक्ट पड़ रहा है, उस इवेंट का जो हमारी पहले से अकर्ड है, यानी जो हो चुकी है हमारी। P ऑफ F प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमने मल्टीप्लाई करी और E का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, F पे। लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा,
कि एक इवेंट के अकरेंस का इफेक्ट दूसरी पे नहीं पड़ेगा। यानी उस केस में हम पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे सिंपली पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। यहाँ पे ई हम लिखेंगे ही नहीं क्योंकि उसका इफेक्ट हमारा एफ पे नहीं पड़ने वाला, तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो हमारा पी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का जो फॉर्मूला होता है वो इसी से डिराइव होता है। तो हम लिख देते हैं पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। यहाँ पे हम स्लैश में ई नहीं लिखते, उसका इफेक्ट एफ पे नहीं पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है हमारा वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, पी ऑफ एफ में। पी ऑफ एफ बाई ई किस में रिड्यूस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पी ऑफ एफ कंसिडर के इक्वल, पी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। और पी ऑफ ई बाई एफ क्या बनेगा, पी ऑफ ई। ई पे एफ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो वी कैन से दैट पी ऑफ E by F will be equal to P of E and P of F by E will be equal to P of F। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है दोनों इवेंट्स की वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होनी चाहिए, है ना, नॉन एम्प्टी इवेंट्स होनी चाहिए दोनों, तो इनकी प्रोबेबिलिटी शुड बी नॉन जीरो। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो हमने जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 3 इवेंट्स के लिए पढ़ी थी, लेकिन इसमें ये इवेंट्स डिपेंडेंट थी, एक इवेंट के अकरेंस का इफेक्ट दूसरे पे पड़ रहा था। इसलिए हमने जब 3 इवेंट्स के लिए फॉर्मूला लिखा था तो उसमें हमने क्या लिखा था कि पी ऑफ ई एक इवेंट हुई, फिर दूसरी इवेंट जब हमने करवाई तो पहली का इफेक्ट उस पर पड़ा, है ना, पी ऑफ एफ बाई ई। फिर जब हमने थर्ड इवेंट करवाई उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी तो पहली दोनों का इफेक्ट इस पे पड़ रहा था थर्ड वाली पे। लेकिन इसमें क्या होगा, वो इवेंट इंडिपेंडेंट है, एक इवेंट की ऑकरेंस का इफेक्ट दूसरी पे पड़ ही नहीं रहा, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो हमारा फैक्टर है पी ऑफ एफ बाई ई को हम पी ऑफ एफ लिखेंगे और पी ऑफ जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ में हम ये वाली टर्म छोड़ देंगे, नीचे से सिर्फ पी ऑफ जी लिखेंगे, यानी इनका इफेक्ट इस पर पड़ेगा ही नहीं। तो हमारा 3 इवेंट्स के लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है व्हेन ई एफ एंड जी आर 3 इवेंट्स रिलेटेड टू अ सैम्पल स्पेस देन इंडिपेंडेंट थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, ये वाली जो हमने पढ़ी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारी क्या कहती है, देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ जी। यानी पहली दोनों का इफेक्ट थर्ड पे नहीं पड़ेगा और सेकंड वाली का फर्स्ट पे कोई सेकंड पे फर्स्ट पे कोई इफेक्ट हमारा नहीं पड़ेगा। तो हम ये लिख देंगे इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट है फोर्थ, पार्टीशन ऑफ अ सैम्पल स्पेस। अगर हमारा सैम्पल स्पेस है और उससे रिलेटेड हमारी जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी इवेंट्स को लेकर के हम पार्टीशन कब जनरेट कर सकते हैं, अगर हमारी ये सारी की सारी इवेंट्स क्या हो, इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हूँ। देखो पढ़ते हैं इसको, इफ एस बी अ सैम्पल स्पेस देन द सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 En इज सेट टू बी पार्टीशन ऑफ एस। इसको हम पार्टीशन कब कहेंगे, इस सेट ऑफ इवेंट्स को हम पार्टीशन कब कहेंगे, जब देखो फर्स्ट कंडीशन है हमारी ई आई इंटरसेक्शन ई जे, ये आई और जे हैं जो वो इंडेक्स सेट से लिए गए हैं, दोनों की वैल्यू 1 to n है, यानी हम इनमें से किसी भी इवेंट्स को, किन्हीं भी 2 इवेंट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं। और वो जो दोनों इवेंट होगी, हालांकि सारी इवेंट ही क्या होंगी, पेयर वाइज डिसजॉइंट होगी, जैसे यहाँ पे कंडीशन में दिखाया गया है। हमें सारी वैल्यू कंसिडर करनी है 1 से लेकर n तक, यानी वी कैन टेक एनी 2 इवेंट्स फ्रॉम दिस सेट ऑफ इवेंट्स। और ये सारी की सारी इवेंट क्या होंगी, पेयर वाइज डिसजॉइंट, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे आई और जे हमें क्या लेनी है, डिफरेंट इवेंट लेनी है, आई शुड नॉट इक्वल टू जे। सेकेंड कंडीशन है हमारी, अगर हम जैसे कि ये सारी इवेंट पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो अगर हम इन सभी का यूनियन करेंगे तो क्या आएंगे, हमारा पार्टीशन स्पेस ही हमारी सैम्पल स्पेस ही आएगा, सॉरी E1 E2 E3 इन सभी की जब हम यूनियन कर देते हैं अप टू सो ऑन यूनियन ऑफ En इट विल फॉर्म दी सैम्पल स्पेस। थर्ड पॉइंट है हमारा P ऑफ E I शुड बी ग्रेटर देन 0।
आई हमारा कहाँ से है, इंडेक्स सेट से है ना। फॉर ऑल आई के लिए ये हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो नहीं आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट शुड बी नॉन जीरो, यानी जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए। हमें पता है नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती है ना, 0 से 1 के बीच में ही होती है, 0 भी आ सकती है 1 भी आ सकती है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लिखा है, यानी 0 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, जिसमें हमारी एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और इसको पढ़ते हैं हम। लेट इवन ई टू ई एन बी अ पार्टीशन ऑफ एस सैम्पल स्पेस, है ना। यहाँ पे इवन ई टू ई एन क्या बना रहे हैं, ये सेट हमारा बना रहा है पार्टीशन, और पार्टीशन बनाने के लिए उसको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी हम जब भी लिखेंगे कि ये पार्टीशन है सैम्पल स्पेस की एक सेट, तो वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल ई आईज, यानी इन सभी की प्रोबेबिलिटी वो नॉन जीरो आएगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ये सभी के लिए ट्रू है। लेट ए बी एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, इनसे रिलेटेड हम ए को इवेंट ले लेते हैं, सैम्पल स्पेस से रिलेटेड ए कोई हमने इवेंट ले ली, तो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू, देखो इसमें हमारे पास एन टर्म्स का सम लिखा हुआ है, और हर एक टर्म में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम ए इवेंट को कंसिडर करके इवन के लिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लिखेंगे हम। देखो पी ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास इन सभी टर्म्स का सम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू, प्लस ऐसे ही हम ई थ्री के लिए लिखेंगे, और प्लस अप टू सो ऑन एन तक, पी ऑफ ई एन पी ऑफ ए बाई ई एन। तो ये हमने फॉर्मूला एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अगर हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देखो हमने क्या किया है, सभी टर्म्स का सम किया है, और सम की जगह हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, सुमेशन, सिग्मा भी कह सकते हैं। सुमेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, यानी हमारे पास टोटल आई कितनी है, यहाँ पे देखो हमने दिखाया भी है, इंडेक्स सेट 1 से लेकर हमारा n तक है, जो इवेंट्स हमारी n थी, यानी हमें n ही टर्म्स का सम करना है, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थी हमारी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो बेस थ्योरम, बेस थ्योरम हमें क्या कहती है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट इसमें क्या है, देखो पी ऑफ ई आई बाय ए, यहाँ पे हमारे पास ई आईज क्या हैं, सैम्पल स्पेस से रिलेटेड सारी की सारी इवेंट्स थी ये, और जो पार्टीशन बना रही थी, यानी पार्टीशन अगर ये फॉर्म कर रही है तो ये इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। ऑल ई आईज विल बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, union of all EIs will be sample space itself, and third है the probability of each EI will be non-zero, यानी ग्रेटर देन 0 होगी उनकी प्रोबेबिलिटी। और ए कोई हमारी सैम्पल स्पेस की हमने आर्बिट्रेरी इवेंट ले ली, तो हम कह सकते हैं पी ऑफ ई आई बाई ए विल बी इक्वल टू पी ऑफ ई आई पी ऑफ ए बाई ई आई। इस इवेंट से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम ऊपर लगाएंगे, और नीचे हम सभी का सम कर देंगे जो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में लिखा था, ये वाला देखो, सुमेशन जे इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ई जे इंटू पी ऑफ ए बाय ई जे, जहाँ पे सारी की सारी ई आईज हैं जो वो सैम्पल स्पेस की पार्टीशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको इन थ्योरम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पे जब हम ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। सो थैंक यू।